आज हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा में धर्म सुधार आंदोलन और उससे संबंधित चीज़ों को कवर करेंगे। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में 4 चैप्टरों को कवर कर लिया था, है ना। आज हम लोग उसका अगला जो 5वां चैप्टर है, जिसमें 19वीं सेंचुरी में कुछ धर्म सुधार आंदोलन हुए, है ना, और उन धर्म सुधार आंदोलन से संबंधित जो भी बातें हैं हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। हमने पिछले वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ने का प्रयास किया था और उसमें जो कुछ की पॉइंट थे उनको डैश भी किया था और उनको समझने का प्रयास भी किया था। उसी प्रक्रिया में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो आज का चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। ये दोस्तों हमारे सेंटर का टेलीग्राम चैनल है, जहाँ से आपको आईएएस पीसीएस से संबंधित जो भी जानकारी है ऑनलाइन ऑफलाइन और कोर्स से संबंधित जानकारी और टेस्ट सीरीज भी मुख्य रूप से उपलब्ध कराई जाती है। चलिए, तो आज हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि 19वीं सदी में के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन है दोस्तों। इनका मतलब क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन 19वीं सदी के पूर्वार्ध में। तो दोस्तों 19वीं सदी का मतलब होता है कि 1801 से लेकर के, अगर हम 19वीं सेंचुरी की बात करते हैं तो वो 1801 से लेकर के और 1899 तक का टाइम है। इसको हम लोग 19वीं सदी कह सकते हैं, है ना। 1801 से लेकर के और 1899 कहा जा रहा है 19वीं सदी के पूर्वार्ध में। तो इसका मतलब हुआ कि 1850 उसके समथिंग जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उन घटनाओं को हमें अध्ययन करना है और इनको सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण कहा जा रहा है ना। इसी को हम लोग जो है धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं, सामाजिक सुधार के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्लियर है? तो ये सामाजिक सुधार या धर्म सुधार इसलिए कहा जा रहा है कि तत्कालीन समाज में उपस्थित जो रीति रिवाजें, परंपराएं, कुरीतियाँ मौजूद थीं दोस्तों, उस समय के समाज से संबंधित जो भी रीति रिवाजें थीं उन पर प्रहार किया जा रहा है। क्लियर है? तो थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेते हैं कि 18वीं सेंचुरी का जो समाज है दोस्तों, उस समाज की कंडीशन कैसी थी। अगर 18वीं सदी का अगर हम समाज देखें, क्योंकि हमें समाज समझेंगे तो उसकी सामाजिक चीज़ें समझ आएंगी। अगर 18वीं सेंचुरी का समाज 18वीं सदी, अगर इस समय की हम सोसाइटी की बात करें तो इस समय समाज में कई सारी रीति रिवाजें, परंपराएं मौजूद थीं, जैसे सामाजिक भेदभाव। दोस्तों ये 18वीं सेंचुरी का समाज हम जिसको कह रहे हैं, यहाँ समाज वर्गों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इस तरीके से विभाजित है और यहाँ शूद्रों को ब्राह्मणों के बराबर तो अधिकार बहुत कम ही था मुख्य रूप से, लेकिन उनके साथ भेदभाव बहुत ज़्यादा है। जैसे इनको किसी विशेष रास्ते पर जाने की अनुमति नहीं होती थी, है ना। इनको किसी विशेष कुएं से पानी लेने की अनुमति नहीं होती थी। शूद्रों को दोस्तों गांव से बाहर बसा दिया जाता था। मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी। तो ये सामाजिक भेदभाव जो समाज में व्याप्त था मुख्य रूप से, जिसको अस्पृश्यता या छुआछूत के माध्यम से भी जाना जाता था, है ना। समाज में छुआछूत जैसी चीज भी नजर आती है। तो ये दूसरा मामला ये था कि महिलाओं की स्थिति दोस्तों, महिलाओं की स्थिति जो थी वो बहुत दयनीय कह सकते हैं, है ना। स्थिति बहुत खराब थी। अब महिलाओं की स्थिति खराब थी दोस्तों, तो इसके अंतर्गत आप 2-3 बातें समझ सकते हैं कि समाज में बाल विवाह जैसा कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है ना। और इस बाल विवाह के अंतर्गत दोस्तों 7 वर्ष की कन्या का विवाह कर दिया जाता था। क्लियर है?
दूसरी बात, सती प्रथा, सती प्रथा जैसा कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है। तो पति की मृत्यु होने के बाद दोस्तों एक महिला को जिंदा जला दिया जाता था। तो ये एक सबसे भयानक दृश्य होता था और ये उस समय की समाज की सबसे खराब परंपरा कही जाती थी, है ना। विधवा विवाह की अनुमति नहीं थी दोस्तों, है ना, विधवा विवाह नहीं होता था, है ना। दूसरा, महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में कोई अधिकार नहीं था, है ना। और एक और प्रथा जो थी देवदासी के नाम से जानते हैं हम लोग, देवदासी। तो ये छोटी छोटी कन्याओं को दोस्तों मंदिरों पर नृत्य करने के लिए सौंप दिया जाता था परिवार के द्वारा, और वो महिलाएं दोस्तों जीवन भर रह करके वहाँ उस मंदिर की, वहाँ रहने वाले पुजारियों की सेवाएं क्या करती थी। तो ये मंदिर दोस्तों आगे चल कर के एक कहें तो मनोरंजन के साधन बन जा रहे हैं, क्लियर है। तो ये उस समय के समाज में महिलाओं को लेकर एक कंडीशन थी, है ना। और धर्म के मामले में दोस्तों धार्मिक प्रभाव या धार्मिक कर्मकांड जो हैं चरम सीमा पर थे, क्लियर है। तो ये थोड़ी सी 18th सेंचुरी की एक सामाजिक तस्वीर है कि यहाँ समाज में बड़े स्तर पर भेदभाव था, महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी, है ना। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, है ना, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, इन सारी प्रथाओं ने दोस्तों महिलाओं के जीवन को जो है जीवन में अंधकार पैदा कर दिया था। शिक्षा का अधिकार इनको है नहीं मुख्य रूप से। तो ये प्रक्रिया जो है, इसी प्रक्रिया में दोस्तों सुधार करने की बात की जा रही है, जिसको हम लोग सामाजिक सुधार के नाम से जानेंगे, क्लियर है। और जहाँ मूर्ति पूजा हो रही है, कर्मकांड हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, तो इस परंपरा को अस्वीकार किया जाएगा। और जहाँ पर एक केश्वरवाद जैसी चीज़ें नजर आएंगी, सामाजिक समानता का सिद्धांत होगा, महिलाओं को शिक्षाओं की बात होगी, इन कुप्रथाओं को समाप्त करने की बात की जाएगी। इसी पूरी प्रक्रिया को दोस्तों धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना जा रहा है, क्लियर है। इन्हीं सब बातों को दोस्तों हमें चैप्टर में पढ़ना है। चलिए तो हम उस चैप्टर में उन चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए, जबरदस्त बौद्धिक और सांस्कृतिक उथल पुथल 19वीं सदी के भारत की विशेषता थी, है ना। तो 19वीं शताब्दी की विशेषता दोस्तों जो परिवर्तन को बताया जा रहा है, जो परिवर्तन था उस समय, आधुनिक पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, विदेशी शक्ति द्वारा पराजित होने की चेतना के चलते लोगों में नई जागृति पैदा हुई थी। तो जो आधुनिक पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव दोस्तों भारतीय शक्ति द्वारा पराजित होने की चेतना के चलते जागृत हो रही है। पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव दोस्तों नजर आ रहा है ना। जनता में इस बात का एहसास हो चुका था कि भारतीय सामाजिक ढांचे, संस्कृति और दुर्बलताओं की वजह से मुट्ठी भर विदेशियों ने भारत को जीत लिया है, क्लियर है। तो ये बात पहले भी नजर आ रही थी कि भारत की कुछ आंतरिक कमजोरियां थीं दोस्तों, जिसकी वजह से मुट्ठी भर विदेशियों ने भारत को जीत लिया है। समझदार भारतीय लोगों ने अपने समाज की शक्ति तथा कमजोरियों को जाना और उसकी कमजोरियों को दूर करने के उपाय खोजने लगे थे। भारत की बहुसंख्यक जनता ने पश्चिम के साथ समझौता करना अस्वीकार कर दिया, है ना। वो पश्चिमी संस्कृति को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। इन लोगों ने परंपरा, भारतीय विचारों और संस्थाओं में अपनी आस्था व्यक्त की, क्लियर है। जो भारतीय परंपराएं थी उनमें आस्था व्यक्त की। दूसरी बात यही थी कि ये लोग धीरे धीरे मानने लगे कि अपने समाज में फिर से प्राण फूंकने के लिए आधुनिक पश्चिमी विचारों के तत्वों को आत्मसात करना पड़ेगा। अर्थात भारतीय समाज को डेवलप करने के लिए कुछ पश्चिमी विचारों को शामिल करना पड़ेगा। ये उस समय का बुद्धिजीवी वर्ग दोस्तों ऐसी बातें सोच रहा है। मानवतावाद, विवेक पर आधारित सिद्धांतों और आधुनिक विज्ञान में उन्हें खास तौर से प्रभावित किया, क्योंकि इस बात पर लोगों में मतभेद था कि किस प्रकार से सुधार किए जाएं तथा कितना सुधार किया जाए, है ना। लेकिन 19वीं सदी के सभी बुद्धिजीवी इस विश्वास के थे कि सामाजिक और धार्मिक सुधार तत्काल की जरूरत है। बिना इसके
समाज को डेवलप करना बहुत मुश्किल था मुख्य रूप से। क्लियर है? चलिए, अब उसमें सबसे पहला नाम दोस्तों राजा राम मोहन का आता है। तो ये राजा राम मोहन राय का नाम आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है राजा राम मोहन राय। क्लियर है? इस जागरण के मुख्य नेता राजा राममोहन राय थे। उन्हें आधुनिक भारत का प्रथम मानना उचित है। वे देश के जनता के प्रति गहरे प्रेम से प्रेरित होकर आजीवन उनके सामाजिक, धार्मिक, बौद्धिक और राजनीतिक नवोत्थान के लिए राममोहन राय ने कठिन परिश्रम किया। तो दोस्तों, आधुनिक भारत का जनक इनको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, आधुनिक भारत का जनक। ठीक। सामाजिक, भारतीय समाज की जड़ता, भ्रष्टाचार से उन्हें काफी कष्ट हुआ। उस समय भारतीय समाज में जाति और परंपरा का बोलबाला था, जैसा कि मैंने बताया उस समय, है ना। लोक धर्म, अविश्वास, भय से भरा हुआ था। उसका फायदा अज्ञानी लोग और भ्रष्ट पुरोहित उठाते थे। उच्च वर्ग के लोग स्वार्थी थे। उन लोगों ने अपने शुद्ध स्वार्थों के लिए सामाजिक हितों की बलि चढ़ा दी थी। जो सामाजिक हित हो सकते थे वो अपने फायदे के लिए दोस्तों उन्होंने उसका बलि चढ़ा दिया था। राममोहन राय के मन में प्राच्य दार्शनिक विचारधाराओं के प्रति गहन प्रेम आदर था। अर्थात राजा राममोहन राय दोस्तों पश्चिमी विचारधारा के समर्थक थे, है ना। लेकिन वे यह भी सोचते थे कि केवल पश्चिमी संस्कृति से ही भारतीय समाज का पुनरुत्थान संभव था। खास तौर पर वे चाहते थे कि उनके देश के लोग विवेकशील दृष्टि, वैज्ञानिक सोच, परंपरा तथा नर नारियों में मानवीय प्रतिष्ठा, सामाजिक समानता के सिद्धांत को स्वीकार करें। जो पश्चिमी शिक्षा की बात की जा रही दोस्तों, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावादी समानता और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने वाली बात कही जा रही है। ये तीनों चीज़ें दोस्तों जो हैं, ये पश्चिमी सभ्यता से ही प्राप्त करके हम भारतीय समाज को विकसित कर सकते थे। क्लियर है? राजा राममोहन राय प्राच्य एवं प्राच्य चिंतन के मिले जुले रूप से प्रतिनिधि थे। वे विद्वान, संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी। दोस्तों, राजा राममोहन राय को कई भाषाओं को ज्ञान था। उन्हें संस्कृत, फारसी, अरबी, है ना, अंग्रेजी, ग्रीक आदि भाषाओं का ज्ञान था। युवावस्था में उन्होंने वाराणसी में संस्कृत साहित्य, हिंदू दर्शन, पटना में कुरान और फारसी, अरबी साहित्य का अध्ययन किया था। जैन धर्म और भारत के अन्य धार्मिक आंदोलनों में पंथों में अच्छी तरह परिचित थे। बाद में उन्होंने पाश्चात्य चिंतन, संस्कृति का गहन अध्ययन किया था। मूल बाइबल का अध्ययन करने के लिए उन्होंने ग्रीक और हिंदू भाषाएं सीखी थीं। फारसी प्रसिद्ध पुस्तक इक्केश्वरवासियों के लिए, दोस्तों ध्यान रखना, 1809 में उन्होंने इक्केश्वरवादियों के लिए उपहार, है ना, गिफ्ट टू मोनोथिक्स, ये किताब लिखी थी उन्होंने। 1814 में कलकत्ता में उन्होंने नौजवानों के लिए समूह को अपनी ओर आकर्षित किया और उनके सहयोग से आत्मी सभा की स्थापना की दोस्तों। तो एक संगठन है आत्मी सभा, इसको ध्यान रखेंगे। तब से लेकर जीवन भर बंगाल के हिंदुओं के में प्रचलित धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने एक जोरदार संघर्ष चलाया। विशेष रूप से दोस्तों मूर्ति पूजा, जात प्रथा की आलोचना, धार्मिक कृत्यों की विरोध, ये सब इन्होंने जो है इनको बढ़ावा दिया। यद्यपि अपने दार्शनिक विचारों के समर्थक में उन्होंने प्राचीन विशेषज्ञों का उद्धृत किया तथा अंतोगत उन्होंने मानवीय तर्क शक्ति का सहारा लिया। उनके विचार से किसी भी सिद्धांत प्राच्य के पश्चात की सच्चाई को अंतिम कसौटी दी जा सकती है। उनकी धारणा थी कि वेदांत दर्शन मानवीय तर्क पर आधारित हैं। दोस्तों, राजा राममोहन राय ने वेद और जो हमारी उपनिषद थे मुख्य रूप से, उनको कहा कि उनमें तार्किक ज्ञान दोस्तों शामिल है। वो धार्मिक कर्मकांडों के लिए केवल नहीं है, उनमें जो बातें बताई गई दोस्तों वो तर्क के आधार पर बताई गई हैं। इसी बात को उन्होंने खंडित किया है। किसी भी स्थिति में आदमी को तब पवित्र ग्रंथों, शास्त्रों, विरासत में मिली परंपराओं से हट जाने में हिचकिचाना नहीं, जब मानवीय तर्क शक्ति का वैसा तकाजा हो और वे परंपराएं समाज के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही हों। तो दोस्तों, राजा राममोहन राय ने इन्हीं वेदों और पुराणों का सहारा लेकर के कहा कि यदि कोई परंपरा या कोई रूढ़िवादी शक्ति है जो मानवीय चिंतन को खंडित कर सकती है दोस्तों, तो हम उसको हटा दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें उसका पालन नहीं करना चाहिए यदि वो समाज के लिए परेशानी का सबक बन रहा है ना।
इस बात का उल्लेख जरूरी है कि राममोहन राय ने अपने विवेकशील दृष्टिकोण के प्रयोग पर केवल भारतीय धर्मों परंपराओं तक को सीमित नहीं रखा, है ना। उनके अनेक ईसाई प्रचारक मित्रों की निराशा हुई, जिन्होंने उम्मीद जगाई थी कि हिंदू धर्म की विवेकशील समीक्षा उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगी। तो ये राजा राममोहन राय के बारे में विचारधारा है। राजा राममोहन राय ने ईसाई धर्म, विशेषकर उसमें निहित अंध आस्था के तत्वों को विवेक शक्ति के अनुसार देखने पर जोर दिया। 1820 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नाम की पुस्तक प्रकाशित की दोस्तों। तो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नाम की पुस्तक 1820 में प्रकाशित की है। न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश उनकी चमत्कारी कहानियों से जाने जाते हैं। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेशों की प्रशंसा की। वे चाहते थे कि ईसा मसीह के उच्च नैतिक संदेश को हिंदू धर्म में समाहित कर लिया जाए। इससे ईसाई धर्म प्रचारक उनके विरोधी बन गए। तो दोस्तों, राजा राममोहन राय ने सभी भाषाओं का अध्ययन तो किया ही था, मुख्य रूप से ईसाई धर्म की बहुत सारी अच्छी बातों को दोस्तों वो हिंदू धर्म में शामिल करने की बात कर रहे थे, है ना। इस प्रकार राजा राममोहन राय का मानना था कि न तो भारत के भूतकाल पर आंखें मूंद कर निर्भर रहा जाए। ये दोस्तों स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ना। राजा राममोहन राय ने क्या कहा कि न तो भारत के भूतकाल पर आंख मूंद कर निर्भर रहा जाए और ना ही पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुकरण किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी विरासत है, जो हमारे वेद हैं, जो पुराण हैं, उनको आंखें बंद करके उनका अनुसरण नहीं किया जाए और पश्चिमी सभ्यता का भी मुख्य रूप से पूरी तरीके से अगर आत्मसात करने, ये भी जरूरी नहीं है। तो दोनों के बीच संतुलन बनाने की बात कह रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, भारतीय संस्कृति और चिंतन में जान डाल दी जाए, इस प्रक्रिया का अर्थ भारत पाश्चात्य संस्कृति को थोपना नहीं था। इसलिए हिंदू धर्म में सुधार के हिमायती और हिंदू धर्म की जगह ईसाई धर्म जानने विरोधी उन्होंने ईसाई धर्म प्रचारकों के हिंदू धर्म और दर्शन पर आघात आलोचना जवाब दिया। तो वो दरअसल राजा राममोहन राय की बात ये हो रही कि वो किसी धर्म को थोपना नहीं चाहते थे। वो तो ये चाहते थे कि जहाँ जिस धर्म में जो अच्छी बातें हैं उनको आत्मसात कर लिया जाए, है ना। जिंदगी भर राजा राममोहन राय को अपने निडर धार्मिक दृष्टिकोण के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी, है ना। उदारवादियों ने मूर्ति पूजा की आलोचना की तथा ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रशंसा करने का उनकी निंदा की गई। तो दादा भाई नौरो, ये जो बात हो रही कि उन्होंने दूसरे धर्म की प्रशंसा की, उनका सामाजिक और बहिष्कार किया गया। उनकी माँ ने भी बहिष्कार करने वालों का साथ दिया। उन्हें विधर्मी और जाति बहिष्कृत कहा गया। तो दोस्तों, जब भी हम किसी सामाजिक परंपरा के विरोध में कोई आवाज़ उठाते हैं दोस्तों, तो उस समय समाज के द्वारा भी उस व्यक्ति का जो है बहिष्कार कर दिया जाता है। यही राजा राममोहन राय की अब बात हो रही कि राजा राममोहन राय ने जब इस तरह की बातें की तो खुद उनके परिवार के लोगों ने और उनकी जो माँ खुद उसमें शामिल थीं, उनके सामाजिक बहिष्कार मामले में शामिल रही, उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया और यहाँ तक कि उन पर कई बार दोस्तों आक्रमण भी किए गए। 1828 में ब्रह्म सभा नाम की एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसको बाद में ब्रह्म समाज कहा गया दोस्तों। तो पहले ब्रह्म सभा कहा जा रहा है ना, 1828 में, और इसी ब्रह्म सभा को दोस्तों ब्रह्म समाज कहा गया। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना, एकेश्वरवाद की शिक्षा देना। नई संस्था के दो आधार थे, तर्क शक्ति और वेद तथा उपनिषद। उसे अन्य धर्मों की शिक्षाओं को भी समाहित करना था। ब्रह्म समाज ने मानवीय प्रतिष्ठा पर जोर दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों की आलोचना की। राजा राममोहन राय एक महान चिंतक थे, उन्होंने कर्मठ व्यक्ति थे। राष्ट्रवाद निर्माण में शायद ही कोई पहलू था जिन्होंने उन्होंने इसको जो है उठाने का प्रयास नहीं किया था। तो दोस्तों 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की जा रही है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से था कि हिंदू धर्म में सुधार करना, है ना, और सती प्रथा, जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, उनको समाप्त करना। तो ये कुछ सामाजिक सुधार जैसे तत्वों को शामिल किया जा रहा है ना। आगे देखिएगा, उन्होंने 1818 में एक इस प्रश्न पर जनमत खड़ा करने का काम भी किया दोस्तों। एक और पुराने शास्त्रों का प्रमाण देकर दिखलाया कि हिंदू धर्म सती प्रथा के विरोध में था। दूसरी ओर उन्होंने लोगों को तर्क शक्ति, मानवीय और दया भाव की दुहाई दी। तो दोस्तों राजा राममोहन राय ने उन्हीं शास्त्रों का
सहारा लेकर उसमें बताया कि इनमें कहीं पर भी सती प्रथा को लेकर के बात नहीं कही गई है, या कहें हमारे वेद और जो पुराण हैं दोस्तों, वो सती प्रथा जैसी चीज़ों को नहीं स्वीकार करते हैं। तो ये बातें भी मुख्य रूप से उन्होंने कही गई थी। कलकत्ता के शमशानों में जाते थे, राजा राममोहन राय की बात, तो विधवाओं और रिश्तेदारों को उनके आत्महत्या कार्यक्रम को त्याग देने के लिए समझाते थे दोस्तों। तो राजा राममोहन राय कलकत्ता के शमशान घाटों में जाते थे, और जहाँ जो लोग महिलाओं को सती कराने का प्रयास करते थे, उन लोगों को समझाने का प्रयास करते थे कि ये गलत कृत्य है ना। उन्होंने समाज के लोगों को संगठित किया और इन कृत्यों की कड़ी निगाह रखे, है ना, और विधवाओं को सती होने के लिए मजबूर करने की हर कोशिश को रोकने का प्रयास किया। जब रूढ़िवादी हिंदुओं ने संसद में याचिका दी कि सती प्रथा पर पाबंदी लगाने वाली संबंधी बेंटिंग की कार्रवाई को मंजूरी न दें, तब उन्होंने बेंटिंग की कार्रवाई के पक्ष में प्रबुद्ध हिंदुओं को और याचिका दिलवाई थी। तो जब राजा राममोहन राय दोस्तों सती प्रथा को लेकर काम कर रहे हैं, तो मैंने एक बार बताया था कि राधाकांत देव जैसे रूढ़िवादी व्यक्ति राजा राममोहन राय के विरोध में हैं। उन्होंने इसके लिए एक याचिका भी लगाई थी, इस परंपरा को बरकरार रखा जाए, था सती प्रथा का समर्थन में। चलिए, राजा राममोहन राय औरतों के हिमायती थे। उन्होंने औरतों के परिपक्व की निंदी और प्रचलित विचार विरोधी किया। औरतें पुरुषों को बुद्धि में या तो नैतिक दृष्टि निकृष्ट हैं। उन्हें बहुविवाह और विधवाओं की अवनति स्थिति की आलोचना की। औरतों की स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने दोस्तों मांग की कि विरासत और संपत्ति जैसी अधिकार उनको दिया जाए। तो महिलाओं के समानता की बात भी कर रहे हैं दोस्तों, है ना, संपत्ति के अधिकार की बात की उन्होंने यहाँ तक। राममोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। वे आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रचार का प्रमुख साधन मानते थे। तो मैंने कहा ना, आधुनिक शिक्षा राजा राममोहन राय के विचारों में शामिल थी। वो आधुनिक शिक्षा के दोस्तों समर्थक थे, जिसमें विज्ञान, तर्क और मानवतावादी दृष्टिकोण शामिल हो दोस्तों। 1817 में, ये बात ध्यान रखिएगा, डेविड हेयर, ये इनका मित्र था डेविड हेयर, इसकी सहायता से 1817 में कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। क्लियर है। 1800 में एक घड़ीसाज के रूप में भारत आया था ये डेविड हेयर, और ये राजा राममोहन राय का दोस्त मित्र था दोस्तों। क्लियर है। राजा राममोहन राय बंगाल में एक बंगाल बौद्धिक संपर्क के माध्यम से बनाने के लिए समाज में लोगों को उत्साह का काम किया उन्होंने, है ना, और बांग्ला भाषा के व्याकरण का भी काम उन्होंने किया। कई सारी पुस्तकों को प्रकाशन करने का काम किया। भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय की पहली झलक जो है राजा राममोहन राय के प्रतिनिधि चाहते थे। एक स्वतंत्र और प्रोत्थानशील भारत का सपना उनके चिंतन और कार्यों में गहरा दर्शन करता है। तो जब हम राजा राममोहन राय के विचारों को पढ़ते हैं दोस्तों, तो इसमें एक स्वतंत्र भारत और एक समानता भारत की स्थापना की बात की जा रही होती है। भारतीय धर्म और समाज में भ्रष्ट तत्वों की जड़ें बहुत उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे थे। एकेश्वरवाद और वेदांतिक संदेश देकर वे भिन्न भिन्न समूहों में बटे भारतीय समाज की एकता का आधार तैयार कर रहे थे। उन्होंने जाति प्रथा की कट्टरता का विरोध किया, है ना। उनके अनुसार हमारे बीच एकता के भाव का स्रोत रहा है। उनका ख्याल था कि जाति प्रथा दोहरी कुरीति है, उसने असमानता पैदा की है और जनता को विभाजित भी किया है। तो जाति प्रथा के बारे में कह रहे हैं कि जाति प्रथा दोस्तों दो तरीके से समाज को विभाजित कर रही है। एक, जिसने समाज को तो विभाजित किया है मुख्य रूप से, और दूसरा काम दोस्तों उन्होंने समाज में असमानता पैदा भी की है ना। उसे देशभक्ति की भावनाओं से वंचित कर रहा है। ये जाति प्रथा समाज में होने की वजह से, छुआछूत होने की वजह से राष्ट्रवाद वाली भावना विकसित नहीं हो पा रही लोगों में, देशभक्ति नहीं आ पा रही है, ऐसा राजा राममोहन राय कह रहे हैं। राजा राममोहन राय भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजा राममोहन राय भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत थे। अभी हमने कहा कि आधुनिक भारत के जनक हैं और भारतीय पत्रकारिता के भी जनक कहे जा रहे हैं, है ना। राजा राममोहन राय के दोस्तों शाम का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है, लिख लीजिएगा इनको, शाम का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है इनको। पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है ना। जनता के बीच वैज्ञानिक, साहित्यिक और राजनीतिक ज्ञान के प्रसार, तत्कालिक दिलचस्पी के विषयों पर जनमत तैयार करते थे। सरकार के सामने जनता की मांगें, शिकायतों को रखने के लिए उन्होंने बांग्ला, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी में कई सारे पत्र निकाले थे। तो जनता की बातों को पहुंचाते थे।
वे देश के दार्शनिक प्रश्नों पर जन आंदोलन के प्रवर्तक भी थे। बंगाल के जमींदारों की उत्पीड़न कार्रवाइयों को उन्होंने निंदा की थी। तो दोस्तों, समाज की हर समस्या को उठाने का प्रयास कर रहे हैं राजा राममोहन राय। चाहे वो महिलाओं की समस्या रही हो दोस्तों, चाहे वो समाज में पिछड़े कमज़ोर वर्गों की समस्या रही हो, या फिर उन जमींदारों के द्वारा दोस्तों किसानों की जो शोषण किया जा रहा था, तो वो जमींदारों की शोषण व्यवस्था की आलोचना भी कर रहे हैं, है ना। और अपने पत्रिकाओं के माध्यम से वो सारी समस्याएं दोस्तों अंग्रेजों के सामने भी रख रहे हैं जो उस समय समाज में मौजूद थी। चलिए, उन्होंने किसानों की दयनीय स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। उन्होंने मांग की कि वास्तविक किसानों द्वारा दिए गए लगान को सदा के लिए निश्चय किया जाए, है ना। 1793 के स्थायी बंदोबस्त से फ़ायदा उठा सकें, उन्होंने लगान निर्धारित करने के लिए कई सारे प्रयास किए थे। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को खत्म करने तथा भारतीय वस्तुओं पर भारी नियत शुल्क हटाने की भी मांग की थी दोस्तों। तो दादा भाई वो राजा राममोहन राय ने व्यापार वाणिज्य की जो कमियां थीं, जिस पर भारतीय व्यापारियों पर दोस्तों भारी भरकम शुल्क लगा दिया जाता था, इसकी भी वो आलोचना कर रहे हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रों के बीच मुक्त सहयोग राजा राममोहन राय का परिपक्व विश्वास था। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ठीक ही लिखा है कि राजा राममोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह समझा था दोस्तों। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों राजा राममोहन राय के बारे में लिखा था कि उस समय राजा राममोहन राय एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो आधुनिक युग के महत्व को समझते थे, जो उस समय का जो मॉडर्न एरा था उसकी परिस्थितियों को और समस्याओं को समझ रहे थे, जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं बल्कि चिंतन और सोचने विचारने में किया जा सकता है, राष्ट्रों के आपसी भाईचारे में निहित है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों राजा राममोहन राय के बारे में स्टेटमेंट दिया है ना। राजा राममोहन राय ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में गहरी दिलचस्पी थी। हर जगह इन्होंने स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीय आंदोलन का आह्वान भी किया था, है ना। समर्थन का प्रचार किया, उत्पीड़न और जुल्म का विरोध किया। 1821 में नेपल्स में क्रांति की विफलता की खबर से भी बहुत दुखी हो गए थे। नेपल्स में दोस्तों जो क्रांति हुई थी, जो कुछ सुधारवादी क्रांति थी, तो उसके लिए बहुत दुखी हो गए थे और फ्रांसीसी क्रांति के से प्रभावित थे। वो इसकी समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की जो विचारधारा थी, राजा राममोहन राय उसके समर्थक थे। उन्होंने अपने सारे सामाजिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। दूसरी तरफ स्पेनिश अमेरिका 1823 में क्रांति की सफलता पर उन्होंने एक सार्वजनिक भोज देकर अपनी प्रशंसा व्यक्त की थी। 1823 में की क्रांति अमेरिका, स्पेनिश और अमेरिकी क्रांति में दोस्तों, तो नेपल्स की क्रांति में उनको दुख हुआ था और अमेरिका में जो क्रांति हुई उससे उनको बड़ी खुशी प्राप्त हुई थी, बहुत अच्छे से प्रसन्न हुए थे और उन्होंने अपने दोस्तों को दावत भी दी थी, है ना। चलिए, आयरलैंड की दूरस्थ जमींदारों के उत्पीड़न राय में दयनीय स्थिति को उन्होंने निंदा की। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की अगर संसद रिफॉर्म बिल पास करने में असफल रही तो ब्रिटिश साम्राज्य छोड़कर चले जाएंगे। तो दोस्तों राजा राममोहन राय के बारे में एक बात समझ आ रही है कि वो भारतीय समस्याओं से तो परिचित थे ही मुख्य रूप से, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में जो कहा कि राजा राममोहन राय आधुनिक युग को समझ रहे थे, वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। राजा राममोहन राय का दृष्टिकोण दोस्तों भारत में तो ठाई था मुख्य रूप से, वैश्विक घटनाओं को भी दोस्तों वो बड़े अच्छे से विश्लेषण कर रहे थे और उनके प्रभावों को समझ रहे थे। किसी उचित उद्देश्य या समर्थन करने में वे कभी नहीं हिचकाए। सारी जिंदगी व्यक्ति हानि और कठिनाइयां सहकर भी उन्होंने सामाजिक अन्याय और असमानता के खिलाफ संघर्ष किया। समाज सेवा करते हुए उनका बहुत अपने परिवार, धनी जमींदार, शक्तिशाली धर्म प्रचारक और अन्य अफसरों और विदेशी अधिकारियों से टकराव हुआ, मगर ये न कभी डरे और न कभी अपने अपनाए हुए रास्ते से विचलित हुए। तो ये उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया था दोस्तों कि समाज में कुछ चीज़ों में सुधार करना है, इसके लिए उनका सारे लोगों से टकराव भी हुआ था मुख्य रूप से लेकिन वो अपने रास्ते से कभी डगमगाए नहीं, अपने लक्ष्य को लगातार प्राप्त करने के लिए कार्य करते रहे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में राजा राममोहन राय आकाश के सबसे चमकीले सितारे थे। खैर है, जो हमने कहा कि उनको शाम और सुबह का तारा कहा जाता है, मगर अकेले सितारे नहीं थे। उनके अनेक विशिष्ट सहयोगी, अनुयायी, उत्तराधिकारी थे।
शिक्षा के क्षेत्र में घड़ीसाज डेविड हेयर, स्कॉटिश, है ना, अलेक्जेंडर डफ, उनकी बड़ी सहायता की थी। तो ये जो 3 विदेशी दोस्तों हैं, ये राजा राममोहन राय के मित्र रहे हैं। एक ये घड़ीसाज है डेविड हेयर, स्कॉटिश प्रचारक है अलेक्जेंडर डफ, है ना। अनेक भारतीय सहयोगियों में द्वारकानाथ टैगोर सबसे प्रमुख थे उनके। तो द्वारकानाथ टैगोर उनके सहयोगी थे। उनके अन्य प्रमुख अनुयायियों में प्रसन्न कुमार टैगोर, चंद्रशेखर देव आदि ब्रह्म सभा के प्रथम मंत्री ताराचंद्र चक्रवर्ती थे मुख्य रूप से। तो ये उनके सहयोगियों के नाम बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये राजा राममोहन राय के सहयोग की बात हुई है कि राजा राममोहन राय ने किन विषम परिस्थितियों में उठकर के भी इन चीज़ों को सुधारने का प्रयास किया था। चलिए अब हम लोग बंगाल में अगला जो व्यक्तित्व है हेनरी बेबियम डेरोजियो। दोस्तों इनका नाम ध्यान रखिएगा, हेनरी बेबियन डेरोजियो। ठीक, हेनरी बेबियन डेरोजियो, इन्होंने बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट को चलाने का प्रयास किया। ठीक, यही पढ़ना है। 19वीं सदी के तीसरे दशक के अंतिम वर्षों में तथा चौथे दशक के दौरान बंगाल बुद्धिजीवियों के बीच एक अमूल परिवर्तनकारी प्रवृत्ति पैदा हुई। यह प्रवृत्ति राजा राममोहन राय की अपेक्षा अधिक आधुनिक थी और उसे यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उसका नेता और प्रेरक नौजवान एंग्लो इंडियन, ये डेरोजियो जो हैं दोस्तों एंग्लो इंडियन थे, हेनरी बेबियन डेरोजियो था। डेरोजियो का जन्म दोस्तों 1809 में हुआ था। 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाने का काम किया था। 1826 से लेकर के और 1831 तक डेरोजियो औपनिवेशिक डेरोजियो में दोस्तों आश्चर्यजनक प्रतिभा थी। उन्होंने महान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा प्राप्त हुई थी। उन्होंने उस समय के अत्यधिक क्रांतिकारी विचारों को अपनाया था। अत्यंत प्रतिभाशाली शिक्षक व बुद्धिजीवी वर्ग थे। अपने आसपास की समस्याओं को समझते थे। उन्होंने कई सारे छात्रों को इकट्ठा किया था, है ना। छात्रों को विवेकपूर्ण और मुक्त ढंग से सोचने और प्रामाणिकता के साथ जीवन जीने की शिक्षा दी। समानता, स्वतंत्रता जैसे तत्वों को बताया उन्होंने, है ना। तो ये डेरोजियो दोस्तों बंगाल में जो हिंदू कॉलेज था उसके एक शिक्षक भी रहे थे। वहाँ पढ़ाने का काम किया 1826 से लेकर 31 तक। और उसके बाद उस हिंदी कॉलेज के छात्रों को दोस्तों उन्होंने स्वतंत्रता समानता का पाठ पढ़ा दिया। तो फिर उस कॉलेज के प्रबंधक थे, उन्होंने उनको निकाल दिया था। उन्होंने कहा ये छात्रों को दोस्तों गलत रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको कॉलेज से हटा भी दिया गया था। लेकिन वहाँ से हटने के बाद भी दोस्तों वो अपने कार्य से विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने कार्य को बरकरार रखा था। ये कुछ कविताएं हैं हम डेरोजियो के बारे में। डेरोजियो उसकी क्रांतिकारी कार्य 1831 में हिंदू कॉलेज से हटा दिया गया था और उनके बाद 22 वर्ष की अवस्था में दोस्तों उनकी डेथ हो गई थी, है ना। तो ये उनकी महानता का कार्ड है। उन्होंने नारी शिक्षा की मांग की, किंतु वे किसी आंदोलन के जन्म देने में सख्त नहीं हुए। तो नारी शिक्षा की बात भी की उन्होंने। उनके विचारों को फूलने फलने के लिए सामाजिक स्थितियाँ उपयुक्त नहीं थी। उन्होंने किसानों के मसाहत के सवाल को नहीं उठाया और उस समय भारतीय समाज में ऐसा कोई वर्ग समूह नहीं था जो उनके प्रतिक्रियाशील विचारों को समर्थन करता हो। यही नहीं, वे जनता के साथ अपने संपर्क नहीं बना सके और वस्तुतः उनकी क्रांतिकारिता काफ़ी सफल रही। भारतीय वास्तविकता पूरी तरह से समझने में असफल रहे वो। इतना होते हुए भी डेरोजियो ने के अनुयायियों ने जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रश्नों पर समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया था और राजा राममोहन राय की परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने कंपनी के चार्टर के संशोधन, प्रेस की स्वतंत्रता, विदेश स्थिति नीतियाँ, उपनिवेशों में भारतीय मजदूरों के साथ हो रहा व्यवहार आदि मुद्दों को उठाने का प्रयास किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के नेता हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो के अनुयायियों को बंगाल का आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत कहा दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो को आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा है। क्लियर है।
ये यूपी कमीशन में पूछा गया सवाल है, ध्यान रखिएगा। किसने कहा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, लिखा हुआ है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता के गर्दूत कहा है। हमारी जाति के पिता कहा। उनके सद्गुण उनके प्रति श्रद्धा पैदा करेंगे और उनकी कमजोरियों पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा। चलिए, राजा राममोहन राय की दोस्तों 1833 में डेथ हो जाती है। तो उसके बाद ब्रह्म समाज को लोगों किसने आगे बढ़ाया, ब्रह्म समाज कैसे आगे काम किया, उन्हीं सबको बातों को पढ़ना है। तो देवेंद्र नाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ब्रह्म समाज बना रहा मगर उसके कोई खास दम नहीं रही। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्र नाथ टैगोर ने उन्हें पुनर्जीवित किया। तो जो ब्रह्म समाज था दोस्तों, वो देवेंद्र नाथ टैगोर के माध्यम से आगे बढ़ाया गया था, है ना। राजा राममोहन राय के विचारों को आगे प्रचारित भी किया उन्होंने। 1839 में तत्वबोधिनी सभा, ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा दोस्तों तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हो रही है। उसमें राजा राममोहन राय, डेरोजियो प्रमुख अनुयायी थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त जैसे स्वतंत्र चिंतक शामिल हो गए थे। तत्वबोधिनी सभा और उसके मुख्य पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका का बंगाल भाषा में प्रकाशन किया गया। उन्होंने बंगाल के बुद्धिजीवियों को विवेकशील दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया। 1643 में देवेंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया और उसमें नया जीवन डाला। समाज के सक्रिय रूप से विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह, है ना, के उन्मूलन पर बात की। नारी शिक्षा, रैयत दशा, किसानों की स्थिति सुधारने में आदि चीज़ों को उठाने का प्रयास किया था। तो ये तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर के माध्यम से आगे बढ़ाई जा रही है। तो इन्होंने भी मुख्य रूप से दोस्तों महिला शिक्षा, किसानों की दशा सुधारने के लिए, समाज की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए ब्रह्म समाज की गतिविधियों को आगे बढ़ाया था। भारत में उस समय एक दूसरा बड़ा व्यक्तित्व उभरकर सामने आया। वह व्यक्ति था ईश्वर चंद्र विद्यासागर दोस्तों। विद्यासागर महान विद्वान और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना सारा जीवन समाज सुधार के कार्यों में लगा दिया। उनका जन्म 1820 में गरीब परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने को शिक्षित करने के लिए कठिनाइयों से संघर्ष किया और 1851 में संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल पद पर पहुंचे थे। तो राजा राममोहन राय दोस्तों, जो संस्कृत कॉलेज बनाया गया था कलकत्ता में, उसके प्रिंसिपल रहे थे। यद्यपि संस्कृत के बहुत पुराने विद्वान थे, है ना, उनके दिमाग में दरवाजे पाश्चात्य चिंतन में लगे कुछ सर्वोच्च को मानते थे, उसके लिए खुले हुए थे। भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति के एक दुखद संयोग का प्रतिनिधित्व करते थे। सुखद इन सब के लिए अलावा उनकी महानता, उनकी सच्चारता, प्रचार प्रतिभा निहित थी। राजा राममोहन राय दोस्तों पश्चिमी शिक्षा के समर्थक कहे जा रहे हैं। वो हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो हिंदू कॉलेज में दोस्तों उन्होंने ब्राह्मणों के अलावा दूसरे वर्ग के बच्चों को भी संस्कृत पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन किया था, उनके लिए भी रास्ते खोल दिए थे। उनमें असीम साहस था, उनके दिमाग में किसी प्रकार का भय नहीं था। जो कुछ भी उन्होंने सही समझा उसे कार्यान्वित किया। उनकी धारणाएं, कार्य तथा उनके चिंतन व्यवहार के बीच कोई खास अंतर नहीं था। उनका पहनावा सादा, उनकी आदतें स्वाभाविक, व्यवहार सीधा प्रभाव था। एक महान मानवतावादी थे। उनमें गरीबों और अभागों के उत्पीड़न लोगों के लिए अपार सहानुभूति थी। बंगाल में आज भी उनके उदात्त चरित्र और नैतिक गुणों के कारण उनको आज याद किया जाता है। उन्होंने संस्कारी सेवा में त्यागपत्र दे दिया क्योंकि अनुचित सरकारी हस्तक्षेप के बर्खास्त नहीं कर सके। गरीबों के प्रति उनकी उदारता अचंभे में डालने वाली थी। शायद ही कभी उनके पास कोई गर्म कोट रहा हो, क्योंकि निरंपद थी। उन्हें अपना कोट जो भी नंगा सड़क पर दिखता था उनको दे देते थे। तो दरअसल ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एक उदार हृदय वाले व्यक्तित्व की बात हो रही है कि हमेशा दूसरों की सेवा में तत्पर रहना। ऐसा लिखा जा रहा है कि उनके जब भी कोई गरीब या कोई व्यक्ति दिखता था सड़क पर तो अपने कपड़े उतार तक उनको दे देते थे। तो ये एक मानवतावादी दृष्टिकोण नजर आ रहा है। आधुनिक भारत के निर्माण में विद्यासागर का योगदान अनेक प्रकार से है। उन्होंने संस्कृत पढ़ाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की थी। उन्होंने एक बांग्ला वर्णमाला लिखी जो आज तक इस्तेमाल में आती है। तो दोस्तों बांग्ला वर्णमाला को लिखने का काम दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया। ये फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। उन्हें अपनी रचनाओं द्वारा बंगाल में आधुनिक गद्य शैली के विकास में सराहना दी। उन्होंने संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए थे, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, क्योंकि वे संस्कृत के अध्ययन पर ब्राह्मण जाति के तत्काल एकाधिकार के विरोधी थे। संस्कृत अध्ययन को स्वगृहित अलगाव के
नुकसानदेह प्रभावों से बचाने के लिए उन्होंने संस्कृत कॉलेज में पश्चात चिंतन का अध्ययन आरंभ किया था। उन्होंने एक कॉलेज को की स्थापना में सहायता दी, अब उनके नाम पर है। सबसे अधिक विद्यासागर को उनके देशवासी भारत की नारी जाति के कद को उठाने के लिए जाना जाता है, उनका योगदान है ना। इस क्षेत्र में राममोहन राय के सुयोग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक लंबा संघर्ष चलाया था दोस्तों। तो ये जो कहा जा रहा है ना, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि राजा राममोहन राय के सुबोध उत्तराधिकारी सिद्ध हुए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर को महिलाओं के उत्थान के मामले में उनका उत्तराधिकारी कहा जा रहा है। कैसे? कि जब राजा राममोहन राय ने दोस्तों सती प्रथा पर बैन लगा दिया, ठीक, तो जो महिला सती नहीं होगी इसका मतलब है वो विधवा हो गई। अब उस विधवा की स्थिति को सुधारने का जो काम दोस्तों किया वो राजा राममोहन राय ने किया। 1856 में इन्हीं के माध्यम से दोस्तों विधवा पुनर्विवाह विडो रीमैरिज एक्ट 1857 में पारित हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि राजा राममोहन राय ने जहां महिला सुधारों को छोड़ा था दोस्तों, वहां से आगे बढ़ाने का काम ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा किया जा रहा है। क्लियर है? उन्होंने विधवा विवाह के लिए एक लंबा संघर्ष चलाया। उनके मानवतावाद को, हिंदू विधवाओं को कष्टों को पूरी तरह उभारा। उन्होंने उनकी दशा को सुधारने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। 1855 में विधवा विवाह के पक्ष में अपनी शक्तिशाली आवाज़ उठाई और इस काम के आगाज में दोस्तों उन्होंने 1800 मार्च अंतिम दिनों में बंगाल, मद्रास, नागपुर और भारत के अन्य शहरों में बड़ी संख्या में याचिकाएं दी। विधवाओं के पुनर्विवाह को गैर कानूनी बनाने के लिए एक्ट पारित करवाने का अनुरोध किया। ये आंदोलन सफल रहा और एक कानून बनाया गया। हमारे देश में उच्च जातियों ने पहला कानूनी हिंदू विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 में विद्यासागर की प्रेरणा से कराया गया। ध्यान रखिएगा कि भारत में पहला जो पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह दोस्तों हो रहा है वो कलकत्ता में हो रहा है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की देखरेख में हो रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि पहला विधवा विवाह जो हो रहा है दोस्तों, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपने ही बेटे का विवाह एक विधवा महिला से करवाया था। तो ये एक विचारधारा है। मैं वह दिन कभी नहीं भूल पाऊंगा जब पंडित विद्यासागर अपने मित्र दूल्हे के साथ एक बड़ी बारात में आगे आए और दर्शकों की भीड़ उतनी बड़ी थी कि घूमने फिरने वाले भी जो हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर की बात कह रहे हैं कि वो हर कार्यक्रम में दोस्तों शामिल होते थे, चाहे वो किसी मित्र का कार्यक्रम हो, बारात हो या कुछ भी हो, हर कदम में वो आगे चलते थे। विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने का विद्यासागर को पौराणिक हिंदुओं का कटु शत्रु माना गया, क्योंकि भारतीय समाज में विधवाओं के हमारे यहाँ विधवाओं को विवाह के लिए प्रेरित नहीं किया जाता था, तो उनके विवाह की अनुमति नहीं थी। जिस तरीके से राजा राममोहन राय को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा दोस्तों, उसी तरीके से ईश्वरचंद्र विद्यासागर को भी कई लोगों से जो है दुश्मनी लेनी पड़ी, इसीलिए उनके लिए शत्रुता शब्द यूज किया जा रहा है। कभी कभी उनकी जान लेने की भी कीमत आ गई थी, लोग आक्रमण कर देते थे, किंतु निडर होकर वे अपने रास्ते में आगे बढ़े। उनके इस काम में जरूरत लोगों ने उनकी आर्थिक सहायता भी की। उनके प्रयासों से 1855-60 में लगभग 25 पुनर्विवाह हुए थे। 1855 से लेकर 60 में दोस्तों 5 साल में 25 विधवाओं के विवाह करवा दिए थे। ये उनकी कार्यों की सफलता थी। विद्यासागर ने 1850 में बहुविवाह का विरोध किया। उन्होंने जीवन भर पुनर्विवाह के विरुद्ध आंदोलन चलाया। वे नारी शिक्षा के गहरी दिलचस्पी रखते थे। स्कूलों में सरकारी निरीक्षक की हैसियत से उन्होंने 35 बालिकाओं के स्कूलों की स्थापना की थी दोस्तों। बैथन स्कूल की स्थापना 1845 में कलकत्ता में हुई थी। बैथन स्कूल दोस्तों ध्यान रखिएगा, बैथन स्कूल। नारी शिक्षा के लिए 19वीं शताब्दी में 5वें और 6ठे दशकों में चलाए गए शक्तिशाली आंदोलन से उनका परिणाम था। यद्यपि नारी शिक्षा भारत के लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, यद्यपि उसके विरुद्ध काफ़ी पूर्वाग्रह व्याप्त था। ऐसा नहीं था कि भारत में महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती सकती थी दोस्तों। महिला शिक्षा का मामला शुरू से मामला नजर आ रहा है। प्राचीन काल में दोस्तों वेद लिखे गए तो कहा जाता है कि वेदों के लिखने में कुछ महिलाओं की भूमिका रही है ना, जिसमें अपाला, घोषा, अंगीरा का नाम आता है। तो महिलाओं को लिए शिक्षा तो थी, लेकिन दोस्तों वो उच्च घरानों के लिए शिक्षा थी, है ना। निम्न परिवारों की महिलाओं के लिए शिक्षा का मामला नहीं था। लेकिन 18वीं सेंचुरी में जो राजा राममोहन राय ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा
चीज़ें की जा रही हैं। और ज्योतिबा फुले का नाम भी आएगा। महिला शिक्षा को लेकर के जबरदस्त काम किया। तो जो धरातल पे जो महिलाएं थीं उनको शिक्षित करने का काम जो है इन्हीं लोगों के द्वारा किया जा रहा है। लड़कियों को आधुनिक शिक्षा देने की दिशा में सबसे पहला प्रयास 1821 में ईसाई धर्म प्रचारकों ने कदम उठाए, मगर ईसाई धर्म की शिक्षा पर जोर देने के कारण उनके प्रयास सफल नहीं हो सके। वेथुन स्कूल को विद्यार्थी प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई हुई। युवा छात्राओं के खिलाफ नारे लगाए गए और उन्हें गालियां दी गईं। कई बार उनके अभिभावकों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। अनेक लोगों ने जो है दोस्तों ये वेथुन स्कूल जो स्थापना किया जा रहा 1845 में, इसमें कहीं ना कहीं ईसाई मिशनरियों का मामला था। तो भारत में ईसाई मिशनरियों के लिए माध्यम से महिला शिक्षा को सुधारने का प्रयास किया गया था। लेकिन दोस्तों मामला ये था कि भारतीय लोगों ने उसका विरोध कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि अगर महिलाएं इस तरीके से काम करेंगी तो फिर ये धर्म को बढ़ावा देने की बात की जा रही थी। क्लियर है। पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन के प्रदर्शक। तो दोस्तों ये हमने धर्म सुधार आंदोलन की बात की है, जिसमें हमने राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और यहाँ कुछ ज्योतिबा फुले के बारे में आप ध्यान रख लेंगे, है ना। तो ये चैप्टर जो है जानकारी ध्यान रखेंगे। आगे की बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।